यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। ये 5,000 रुपया डालेंगे, उसे बचत करने की कला सिखाएंगे, वो देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी करेगी। कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्लियामेंट सेशन में चल रहा, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर पार्लियामेंट सेशन में हमें कम से कम एक नाम ऐसा जरूर मिल जाता है, कम से कम एक स्पीच ऐसा जरूर मिल जाती है जो कि उस सेशन को यादगार बना देती है। और इस बार जो नाम उभर के आया है उसका नाम है राधा मोहन दास। वैसे तो भाजपा में कभी भी अच्छे प्रवक्ताओं की कमी नहीं रहा, लेकिन इस हीरा को भाजपा वालों ने कहां छिपा के रखा था। जबकि ये पार्लियामेंट में बोलना शुरू किया तो विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो में काफी आनंद आने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक ज़माने में रामधारी सिंह दिनकर ने, आज माननीय वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, आज से 60 साल पहले लिखा था देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है। धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ सुदम में सुदल है। जब तक है यह वह सम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। सबसे पहले यह दुरित मूल काटोरे, समतल पीटों खाइया खड्ग पाटोरे। बहुपाद बटों की सिरा शोर छाटोरे, जो मिले अमृत सबको समान बाटोरे। माननीय पूर्व वित्त मंत्री भारत का भाषण दे रहे थे, वर्तमान की नीतियों के बारे में बता रहे थे। 1960 में रामधारी सिंह दिनकर भारत की स्थिति के बारे में बखान कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था वर्तमान से कोई इनका संबंध ही नहीं हो। 65 साल इन्होंने राज किया है। 65 सालों के रहते हुए रामधारी सिंह दिनकर की इस पीड़ा को किंचित मात्र भी इन्होंने अगर बदला होता तो शायद ये बातें इन्हें आज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी होती। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता पर आए तो उनकी प्राथमिकता थी, देश का गरीब हमारी प्राथमिकता होगी, देश का नौजवान हमारी प्राथमिकता होगी, देश की बहनें हमारी प्राथमिकता होगी, देश का किसान हमारी प्राथमिकता होगी। और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं, जितनी नीतियां उन्होंने बनाई, हम नाम पर नाम ले सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। पहली बार जब वो जनधन योजना लेकर के आए थे, आप तो नहीं ला पाए 65 सालों में। आप तो इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि इस देश में 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। आभारी होना चाहिए इस देश को, हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस बात को तय किया कि भारत का एक भी नागरिक जिसके पास एक पैसा नहीं होगा, हम उसे बैंक तक पहुंचाएंगे, बिना ब्याज के पहुंचाएंगे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलेंगे, उसके अकाउंट में 5,000 रुपया डालेंगे, उसे बचत करने की कला सिखाएंगे, उस देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी करेंगे। पीछे बैठकर 65 सालों में चंद्रशेखर आपने अपने देश की नागरिकों को मजबूर किया, बहनों को गांवों के अंधेरे में शौचालय में जाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए आप इस मंच पर खड़े होकर आज भाषण देते हो। महिलाओं की जो बेइज्जती आपने 65 साल में इस देश में की है, पूरा भारत सन के साथ डूबेगा। आपको एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। और पुवर ने लिखा, आज से 10 साल पहले किसकी सरकार थी, ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल पहले खर्च से यह 4.5 गुना अधिक है। और भारत इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगली टिप्पणी क्या थी उनकी, आप ईपीएफओ को नहीं मानते, आपको एक निजी संस्था सीएमआई की रिपोर्ट समझ में आती है। आश्चर्य होता है, आप भारत के आईबीआई को वित्त मंत्री रहे हैं 60 साल, यहाँ बैठ करके इन्होंने शासन किया होगा, आरबीआई को नकारते हैं। उसी आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आरबीआई और ईपीएफओ रोजगार की बात करते हैं। 2017 के पहले
यह सरकार रोजगार की गणना ही नहीं कराती थी। बैठे हैं, हिम्मत होगी तो खुली जवाब देंगे। 5 साल में 5 साल में एक बार रोजगार की गणना होती थी, क्वार्टरली रिपोर्ट लाई जाती थी। आज हम गर्व कर सकते हैं 2017 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया हर 3 महीने में भारत के रोजगार की गणना की जाएगी। ईपीएफओ के आंकड़े को आप निकालिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, दुनिया की सारी संस्थाएं ये सीएमई के फर्जी आंकड़ों को नहीं मानती, ईपीएफओ के ही आंकड़े को मानती हैं। और ईपीएफओ के आंकड़े को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है मजदूरों में शक्ति बढ़ी है। फॉर्मल रोजगार में 11.4% की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में भारत की मांग बढ़ने वाली है। और चौथी टिप्पणी, जीएसटी लाने वाले यही थे, लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया। आज जीएसटी को विकास विरोधी बताते हैं। 4.2% हो जाएगा। एक संस्था अध्यक्ष महोदय दूसरी इनकी बड़ी प्रिय है। जब इनकी सरकार थी 1991 में, उसी सरकार के, उसी सत्ता के दबाव में इन्होंने क्या क्या पाप किए थे, इतिहास इसका गवाह है। भारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था अध्यक्ष महोदय, हमें से किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, एक सरकार इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चलाई, जैसे इनकी आदत है 4 महीने बाद उसको धोखा दे दिया। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसी इनकी आदत है। बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी 100 यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, IMF मॉनिटरी फंड की रिपोर्टिंग है ये। IMF ने भारत की मजबूत आर्थिक उपस्थिति की प्रशंसा किया। एशिया पैसिफिक के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, भारत के मैक्रो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही, 6.8% की विकास दर बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। यह भारत सरकार नहीं कह रही, यह वो संस्था कह रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिरवी रख दिया था। मैं उस विषय पर आने वाला हूं। महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, भारत को अपने इसको टारगेट के भीतर और लाना होगा। 2023 यानी पिछले महीने वित्त मंत्री बैठी थी, 2023 के दूसरे छमाही में हुई आर्थिक वृद्धि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत की मजबूर घरेलू मांग आर्थिक गति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भारत के विकास के अनुपात को बदलना होगा। अप्रैल में भारत की विकास दर 6.5 से बढ़ा करके उन्होंने 6.8 की थी। ये जीडीपी को चुनौती देने बैठे हैं। 7 साल रहे हैं, इसी जीडीपी को बनाते रहे हैं और इसी पर भाषण देते रहे हैं। और IMF ने कहा, हम दोबारा भारत के अनुमान को बदल रहे हैं और भारत के विकास दर को 6.8 से बढ़ाकर 7 कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथ में आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें हमेशा आते रहते हैं लेटेस्ट डिबेट वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।